एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गाइस। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। तो सीएलएसए की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि इंडिया में वापस एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि यूएस ने करा है एक टैक्टिकल शिफ्ट। चाइना से वापस वो इंडियन मार्केट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 20% तक इंडियन मार्केट्स में उनका इन्फ्लक्स बढ़ सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, जो एनटीपीसी ग्रीन का एक नया आईपीओ आ रहा है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो दिखा रहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कैलेंडर ईयर 2023 में पीक किया, 8.2 टच किया। एंड ऐसे में अगर हम देखें कैलेंडर ईयर 2015 से लेके 2029 तक का अगर हम डेटा देख रहे हैं, इसमें हमने प्रोजेक्शंस भी लिए 2029 तक का डेटा निकालने के लिए, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छी रही है। कैलेंडर ईयर 21-23 ये रिमार्केबल रही है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ा है। और इसमें अगर हम देखें कि रिन्यूएबल का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो अभी सबसे कम है, 3% है। सो दिस इज द फोकस एरिया। रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में डेफिनेटली बढ़ना है, बढ़ाया जा रहा है। नाउ अभी तक जो कंपनीज ऑपरेशनल है, दे आर मेजरली वर्किंग इन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये एनटीपीसी का जो आईपीओ आ रहा है वो भी मेजरली काम कर रही है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी पे। बट फॉर ऑल द कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, दे आर मेजरली वर्किंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो एनटीपीसी अपने पियर्स के कंपैरेटिवली कहा स्टैंड कर रहा है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट किस तरीके से ग्रो कर सकता है, एनटीपीसी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आईपीओ में क्या क्या रिस्क है, कौन है इसका मेजर शेयर होल्डर, और क्या इससे जो प्रोसीडिंग्स आने वाली है वो कहाँ यूज होने वाली है, सारी चीजें हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। एंड फाइनली हम ये कंक्लूड करेंगे कि एनटीपीसी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आप बोलोगे एनटीपीसी का जो आईपीओ है वो तो बहुत अच्छा है, डेफिनेटली उसमें अप्लाई करना चाहिए, इतना एनालिसिस करने की क्या जरूरत है। तो आपकी स्क्रीन पर एक और चार्ट है जो ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड अगर हम आईपीओ मार्केट की बात करें तो इंडिया ग्लोबली वॉल्यूम्स में लार्जेस्ट एंड वैल्यू में सेकंड लार्जेस्ट स्टैंड कर रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना। और ये जो एनालिसिस मैंने करा है, ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो एनटीपीसी ने सेबी को सबमिट किया, जिसके बेसिस पे उसको अप्रूवल मिला है, नोड मिला है, जिसके बेसिस पे उसके वैल्यूएशन, उसका जो प्राइस, इश्यू प्राइस है वो डिसाइड हुआ है। ये सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं और ये सारी चीजें ऑथेंटिक है क्योंकि उठाई गई है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से। सो आप ये वीडियो पूरा देखिए और फिर उसके बाद में डिसाइड कीजिए आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मैं भी आपको एंड में बताऊंगी कि क्या होगी मेरी स्ट्रेटेजी। लेकिन ये वीडियो में आगे स्टार्ट करूं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कोई पॉइंट है जो रह गया जो आप जानना चाहते हैं और आप क्या करने वाले इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो इस आईपीओ से पैसा आने वाला है वो यूज होगा डेट रीपेमेंट के लिए प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 25% ज्यादा पैसा यूज नहीं होगा। अभी जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एंड एनटीपीसी के पास। नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क फैक्टर्स, क्या रिस्क है इस आईपीओ में जो कंपनी ने खुद ने हाईलाइट की है सेबी को ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, बिकॉज दैट्स द ट्रेडिशनल, उनको करना ही है, इट्स मैंडेट। नाउ इसमें मेजरली अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जनरल बिजनेस रिस्क जो होती है, टाइम पे अगर रॉ मटेरियल नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम हुई, उस तरह की बिजनेस एंड ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, कॉम्पिटिटर रिस्क है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है कंपनी ने कि एक सेबी का कंप्लायंस है जो ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसमें कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने एक्सेप्शन फाइल किया है, परमिशन ली है स्पेशल। उसके अलावा फाइनेंस में अगर हम बात करें, कैश फ्लो रिच नहीं है कंपनी, इट्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी एंड ये कैश फ्लो रिच नहीं है। एंड क्योंकि ये मेजरली इन्वॉल्व है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, सो दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस जो उनके कंट्रोल में नहीं है राइट नाउ। जिस पोजीशन में गया है इनके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनटू ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। अगर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का जो इनका प्रोजेक्शंस है कि जिस तरह से डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, अगर वो सारी चीजें प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होती है तो दे माइट लैंड अप इन अ प्रॉब्लम। इवॉल्विंग मार्केट है तो कई सारी स्ट्रेटेजीज जो कॉम्पिटिटर्स भी है ये अप्लाई कर रहे हैं, दे माइट फील, अभी दे आर नॉट श्योर
एंड जो आईपीओ के पहले इश्यू किए गए हैं स्टॉक्स टू शेयर होल्डर्स एंड ऑल, वो 10 रुपीज के रेट पे किए गए हैं, और जो आईपीओ आ रहा है वो 108 इस तरह के रेंज में आ रहा है, विच इज फाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि जो इसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी, उसके पास है एनटीपीसी का ट्रेडमार्क एंड लोगो, नॉट विद एनटीपीसी ग्रीन। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, ऐसा मेजर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। फाइनेंशियल्स अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स भी कंसिडरेबल है, एसेट्स आर गुड, लायबिलिटी बड़ी है थोड़ी, जैसा मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो इश्यूज है कंपनी में, दैट इज फाइन, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सो दिस इज ऑल नॉर्मल। अगर हम पीएनएल देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी हेल्दी। आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर भी करते जा रही हूँ सारे स्टेटमेंट्स एंड ऑल। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ा है कंपनी का, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर हम देखें कि बेसिस ऑफ इश्यू प्राइस क्या है, किस बेसिस पे, जब अगर शेयर होल्डर्स को पहले 10 रुपए पे ये स्टॉक दिया गया है, तो किस बेसिस पे आईपीओ 110 रुपए की रेंज में आ रहा है। सो एनटीपीसी क्योंकि ऑलरेडी इसमें है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें, सो दे हैव अ लीड। उसके अलावा अगर हम बात करें, उनके पास अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो है, दे हैव कस्टमर्स, एक्सपीरियंस है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, ग्रोइंग रेवेन्यू है एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो गए। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है इस पे। अब इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे पीयर्स के साथ में। सो हमने दो लिए हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। इन दोनों के अगर आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज को हम देखें, सो एनटीपीसी ग्रीन एक कंसिडरेबल वैल्यूएशंस पे आ रहा है ना, बहुत कम वैल्यूएशंस पे भी नहीं आ रहा है और ओवर वैल्यूएशंस पे भी नहीं आ रहा है, वैल्यूएशंस इसके ठीक ठाक है। अगर हम इसको दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ में कंपेयर करें, अब जो मेजर मैं आपको बताऊं कि कंपनीज है जो इसमें काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया में, सो एनटीपीसी ग्रीन तो हम देख ही रहे हैं जिसका आईपीओ आ रहा है, अदानी ग्रीन, रिन्यू, ग्रीनको, एक्मे, जेएसडब्ल्यू एंड टाटा पावर, इनके साथ में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर हम देखें, अगर बिजनेस कितना पुराना है, एनटीपीसी इज जस्ट 2 years ओल्ड, वेरी न्यू। बाकी सारी कंपनीज काफी पुरानी है, सबसे पुरानी ग्रीनको है। ऑपरेशनल कैपेसिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो एनटीपीसी सोलार में आ रही है 3rd नंबर पे, इनफैक्ट 2nd और 3rd में बहुत कम डिफरेंस है टाटा पावर और इसमें। विंड एनर्जी में अगर हम देखें तो इसकी रैंकिंग सबसे नीचे है अभी। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देखें तो सबसे ज्यादा अभी एनटीपीसी के पास है, मतलब ये बहुत रिगरसली इस पे काम कर रही है, दैट इज व्हाई इनका डेट बहुत बढ़ चुका है, और ये जो आईपीओ है से जो पैसे आएंगे वो यूज करेंगे इस डेट रीपेमेंट को, तो इसकी वजह से इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, कैश फ्लो कंडीशंस इंप्रूव होगी। सॉल्यूशंस ऑफर्ड इसमें दिए हैं, दैट इज फाइन। जो इनके अभी मेजर कस्टमर्स है जो कि ऑफ टेकर्स है वो दिए हुए हैं, और इसमें डेफिनेटली रिस्क में इन्होंने अनाउंस किया कि बिकॉज ये मोस्ट ऑफ दी स्टेट कंपनीज है, स्टेट गवर्नमेंट वाली सारी इनसे ले रही है इलेक्ट्रिसिटी, सो अगर इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ये लोग पेमेंट नहीं करेंगे कंपनी का, एनटीपीसी ग्रीन का, सो दे माइट आल्सो लैंड अप इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्हिच इज ऑल फाइन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशंस, सो all the listed players, NTPC, Adani Green, Renew, Greenko, Acme, JSW, Tata Power, अभी इनमें से किसी के पास भी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अभी किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया है। ये सब के पास में जो प्रोजेक्ट्स है वो पाइपलाइन में है। इनफैक्ट टाटा पावर अदरवाइज इज अ वेरी गुड कंपनी, बट ग्रीन हाइड्रोजन में दे डोंट हैव एनीथिंग इन पाइपलाइन। सो अगर हम पाइपलाइन देखें तो एनटीपीसी ग्रीन की पाइपलाइन मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज लग रही है। इसके अलावा अदानी की भी अच्छी है, जेएसडब्ल्यू की भी अच्छी है। सो डेफिनेटली एनटीपीसी की अगर हम पोजीशनिंग देखें कॉम्पिटिटर्स के बीच में तो बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल्स हमने देखा अच्छे हैं, पोजीशनिंग अच्छी है, कोई मेजर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें as compared to competitors, तो primarily driven by energy sales, which is 99% of its total operating revenue. इसका जो EBITDA है, EBITDA margins और profit after tax है, वो बहुत अच्छे हैं as compared to its peers, जो इसके long term profitability के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। डेट है कंपनी के ऊपर, वो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है। ओवरऑल मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूं, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ, एंड अगर मुझे अलॉटमेंट आती है तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन्स के साथ एग्जिट नहीं करूंगी, आई वुड कंटिन्यू टू होल्ड।
अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं आती है तो लिस्टिंग डे और लिस्टिंग के थोड़े दिन बाद इमीडिएट आई थिंक अवॉइड, और लिस्टिंग डे के टाइम पे मैं आपको शॉर्ट बना के बताऊंगी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, बट जनरली आई अवॉइड, क्योंकि एकदम से हाइप क्रिएट हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल होता है। बट स्टिल इन दिस केस वी विल सी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, आप क्या करने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई पॉइंट है जो आप जानना चाहते थे इस आईपीओ से रिलेटेड जो मैंने मिस कर दिया, तो वो आप नीचे क्वेरी में, क्वेश्चन में, कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई वुड रिवर्ट ऑन दैट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।